नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के दो बड़े संगठनों ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के विदाई समारोह का बहिष्कार क्यों किया? 16 मई के दिन जस्टिस बेला त्रिवेदी और उनसे ठीक 3 दिन पहले यानी 13 मई को चीफ जस्टिस संजीव खन्ना का विदाई समारोह भारत में न्यायपालिका के भविष्य को लेकर अलग अलग संदेश दे रहा है। उम्मीद है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और उत्तेजना की शांति के लिए नहीं बल्कि न्याय के विवेक की खातिर देखेंगे। वकीलों के संबोधन दोनों ही जजों के लिए तारीफों से भरे हुए थे। दोनों को ही महान बताया गया, न्याय के हक में फैसला लेने वाला जज कहा गया। लेकिन फिर भी जस्टिस बेला त्रिवेदी के विदाई समारोह और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के विदाई समारोह में अंतर नजर आ जाता है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के छोटे से कार्यकाल की उपलब्धियां किसी अन्य चीफ जस्टिस के बहुत लंबे कार्यकाल पर भारी पड़ रही थीं। वे न्याय की उम्मीद में खाद पानी डालकर जा रहे थे या ऐलान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियों से उतर रहे थे कि रिटायर होने के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। यह कोई सामान्य इनकार नहीं था, बल्कि सरकार से पद नहीं लेंगे इसमें साफ साफ प्रतिकार भी था, बशर्ते आप इनकार और प्रतिकार के फासले को ठीक से समझते हो। एक और बात है, जजों और वकीलों के बीच के संवाद को जरा ध्यान से देखना होता है। उनकी आलोचना में भी आदरणीय होने का भाव होता है और यही अच्छा भी है। सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला त्रिवेदी की तारीफ और सम्मान में कोई कमी नहीं की। उन्हें तारामंडल का सितारा कहा। सुप्रीम कोर्ट के 75 साल के इतिहास में जस्टिस बेला त्रिवेदी भारत की 10वीं महिला जस्टिस रहीं। बेहद संतुलित और सतर्क अंदाज में कपिल सिब्बल ने कहा, मैं एक घटना की याद दिलाना चाहता हूं। मुझे याद है कोर्ट नंबर 5 में एक व्यक्ति का केस लेकर गया जिस पर यूएपीए का केस था। हम उसे कर्नाटका से केरला ले जाना चाहते थे। मामला जमानत का था। फैसला मेरे खिलाफ आया और मैं इसे बस कह रहा हूं जो मुझे लग रहा है। मैंने उम्मीद की थी कि आप थोड़ी करुणा दिखाएंगी। तब जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि तब आप मुझे नहीं जानते। इस पर कोर्ट में सभी हंस पड़े। तब सिब्बल का जवाब ऐतिहासिक हो जाता है। सिब्बल कहते हैं, वेल वी न्यू यू बिफोर यू केम हियर एंड वी विल नो यू आफ्टर यू लीव हियर। मतलब आपके यहां आने से पहले भी आपको जानते थे, आपके जाने के बाद भी आपको जानेंगे। One incident I want to also reflect upon and tell you about it. I remember going to in court 5, I think it was, that there was a person who was being prosecuted under the UAPA, and we wanted to move him from Karnataka to Kerala. And the verdict went against me, which is an issue of bail. So I just said out of hunch, I said, I expected your ladyship at least to have some empathy. And your ladyship said, you don't know me then. Well, we knew you before you came here. And we'll know you after you leave here. अब इस संवाद को अगर आप इस फ्रेम में देखेंगे कि कपिल सिब्बल ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को सुना दिया तो उससे कुछ हासिल होगा नहीं। ट्रोल की तरह सुना देने का सुख ही मिलेगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने उस भाव से कहा ही नहीं और उनके मन में जो बात थी उसे कह भी दिया, जिसका जस्टिस बेला त्रिवेदी ने बुरा भी नहीं माना। अदालतों के संवाद में यही सलीका बेस्ट भी है। कहते समय भी मान रखा जाए, सुनते समय भी मान रखा जाए और कहने से खुद को रोका भी ना जाए और कहने वाले का हौसला भी बढ़ा दिया जाए। इस खूबसूरती को अगर आपने नोट नहीं किया तो लोकतंत्र में संवाद के अलग अलग स्वरूपों को आत्मसात नहीं कर पाएंगे। वरना इस बात पर जस्टिस बेला त्रिवेदी मुस्कुराती नहीं। सिब्बल के बयान के आखिरी हिस्से का अनुवाद पढ़कर सुनाना चाहता हूं। कहते हैं, मैं नहीं सोचता कि इस कोर्ट का कोई भी जज जन भावना के दबाव के आगे झुकता है और अगर ऐसा करता है तो आप भी जानती हैं यह स्वीकार्य नहीं है। मैं मानता हूं कि कोई जज ऐसा नहीं करता, लेकिन आपने एक लकीर खींची है। मैं नहीं मानता कि मेरे साथी वकील सही हैं कि आप आगे बढ़कर राहत नहीं देती रहीं। आप राहत देती हैं, लेकिन आप न्याय के आधार पर राहत देती हैं। हमारे लिए यही बड़ी बात है। अब यह आपके ऊपर है
के इन पंक्तियों को कैसे समझते हैं। जस्टिस बेला त्रिवेदी की तारीफ भी खूब हुई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आपने कभी जन भावना के दबाव के आधार पर राहत देने का प्रयास नहीं किया, इसके लिए साहस की जरूरत होती है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी के कोर्ट में हम कई केस हारे भी। देखना चाहिए कि उनके कोर्ट में मोदी सरकार किस तरह के केस हारी है। जब इतनी बात हो रही है तो इसकी सूची भी बननी चाहिए, मैंने नहीं बनाई है और सॉलिसिटर जनरल ही इस काम में मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हर कोर्ट में कुछ लोगों को लगता है उनकी बात ही अंतिम बात है, लेकिन आपकी अदालत में हमेशा कानून की बात अंतिम बात हुआ करती थी। क्यों बार बार कहा जाता रहा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी जन दबाव जन भावना के आगे नहीं झुकी? इसका प्रमाण देने की जरूरत, बार बार कहने की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी? या वाकई उनके कोर्ट की यही एकमात्र और नहीं तो बड़ी पहचान थी? मीडिया रिपोर्ट में हमने तो यही पढ़ा कि वकीलों का संगठन अपने अपने मामलों में राहत न मिलने से नाराज था। जस्टिस बेला त्रिवेदी के बारे में वकीलों ने कहा कि वे कभी जन भावना के दबाव के सामने नहीं झुकी। इस पर पत्रकार सौरभ दास की एक टिप्पणी को आपके सामने रखना चाहता हूं, आराम से इस पर सोचिएगा। सौरभ दास ने लिखा है, किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना कार्यपालिका से आगे बढ़कर कार्यपालिका जैसा नहीं होना होता है और राजनीतिक रूप से पक्षपाती होना नहीं होता। सुचारू रूप से संचालित लोकतंत्र में ये ऐसी बातें हैं जिनके सामने हर जज को झुकना ही चाहिए। उम्मीद है आप सौरभ की इन पंक्तियों के मर्म को ठीक से समझेंगे। क्या उमर खालिद की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी के कार्यकाल पर भारी पड़ रही है? अपने विदाई समारोह में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग बैकग्राउंड, विचारधारा और सामाजिक स्तर के लोग आते हैं तो कई तरह की आवाजों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोकतांत्रिक बहुलतावाद और न्यायिक स्वतंत्रता की पहचान है। लेकिन इससे प्रक्रियाओं में अनिश्चितता भी आती है और लीगल डॉक्ट्रिन में भी। जस्टिस बेला त्रिवेदी भी अपनी अलग विचारधारा को रेखांकित कर रही हैं या नहीं कर रही हैं? उसे न्यायिक स्वतंत्रता की पहचान के लिए जरूरी बता रही हैं? उनकी इस बात पर विद्वानों को बहस करनी चाहिए कि बहुलता नहीं होने से, अलग अलग विचारधारा के लोगों के नहीं होने से न्यायिक प्रक्रियाओं और फैसले में क्या अनिश्चितता आती है? अब यह सवाल तब भी जुड़ेगा कि विचारधारा के कारण न्यायिक प्रक्रिया क्या फिक्स हो जाती है, पहले से अंदाजा मिलने लगता है कि यही होगा? क्या यह सब ठीक है? बेहतर है किसी जज के कार्यकाल का मूल्यांकन उसके दिए गए फैसलों और नहीं दिए गए फैसलों की कानूनी समीक्षा के आधार पर किया जाना चाहिए। इसके लिए हमारे यहां ना तो समीक्षा का कोई वैधानिक सिस्टम है, ना पत्रकारिता में इसकी गंभीर व्यवस्था। बहरहाल अपने संगठन के प्रस्ताव के उलट जाकर सुप्रीम कोर्ट बार संघ के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने विदाई समारोह में शामिल होकर चीफ जस्टिस बीआर गवई की तारीफ भी बटोर ली। लेकिन कपिल सिब्बल ने विदाई समारोह में शामिल होने का फर्ज और मकसद दोनों पूरा कर दिया। आप कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल ने वही किया। आलोचना के बजाय यह बात तारीफ में भी कही जा सकती है कि कोई जज जन भावना के दबाव में नहीं झुकता और ऐसा करता है तो स्वीकार्य नहीं है। कपिल सिब्बल ने यूएपीए के जिस केस का हवाला दिया वो निश्चित रूप से उमर खालिद का नहीं लगता, क्योंकि सिब्बल ने केरला और कर्नाटका का नाम लिया। जरूर उमर खालिद की जमानत याचिका का संबंध जस्टिस बेला त्रिवेदी के कार्यकाल से जुड़ता रहा है। मई 2023 में उमर खालिद की जमानत याचिका जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच के पास आई थी। फिर जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच के पास गई। इसके बाद बेंच में फिर बदलाव होता है और जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस पीके मिश्रा की बेंच इस मामले को सुनने लगी। लेकिन जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने खुद को इसकी सुनवाई से अलग कर लिया। उसके बाद सितंबर 2023 में यह मामला जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच के पास गया। सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच उमर खालिद की जमानत याचिका जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच के सामने पेश हुई। हर बार या तो किसी कारण स्थगित हुई या उसकी बारी नहीं आई या बहुत कम देर के लिए सुनी गई। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में 14 बार उमर खालिद की याचिका स्थगित की गई।
फरवरी 2024 में कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली और कहा कि हम हाई कोर्ट में कोशिश करेंगे। यह सवाल अकेले जस्टिस बेला त्रिवेदी से नहीं, सुप्रीम कोर्ट की हर दरोदीवार से होना चाहिए। क्या कहीं पर उमर खालिद की जमानत याचिका उन्हें कचोट रही है? आज की तारीख में उमर खालिद को जेल में बिना ट्रायल के रहते हुए 1706 दिन हो चुके हैं। अनगिनत बार कोर्ट के तमाम जजों ने कहा बेल ही नियम है और जेल तो अपवाद है। तब फिर उमर खालिद बिना ट्रायल के 1706 दिनों से क्यों है? यह सवाल रिटायरमेंट के बाद पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से भी टकराया था और आगे भी टकराता रहेगा। A to Z को जमानत मिली या एक पर्याप्त जवाब नहीं था। A से Z के बीच कई और अक्षर आते हैं। U से उमर खालिद को जमानत नहीं मिली और G से गुलफिशा को जमानत नहीं मिली। उमर ही नहीं, दिल्ली दंगों के मामले में शर्जिल इमाम से लेकर गुलफिशा फातिमा, शिफाउर रहमान, मीरान हैदर, खालिद सैफी जेल में बंद हैं। 5 साल से गुलफिशा सुनवाई की तारीख के भंवर में कैद हैं। आज तक उनकी ट्रायल शुरू नहीं हुई। 3 साल से बेल की याचिका कोर्ट में लटकी हुई है। उमर खालिद का केस जस्टिस बेला त्रिवेदी के कोर्ट में कैसे पहुंचा, इसे लेकर मीडिया में 2 प्रकार के वर्जन मिलते हैं। हम दोनों की पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन बताना जरूर चाहते हैं। दिसंबर 2023 में सौरभ दास ने आर्टिकल 14 की रिपोर्ट में लिखा है कि जस्टिस बोपन्ना ने यह नहीं कहा था कि मामले को दूसरी बेंच को दे दिया जाए। जस्टिस मिश्रा के चले जाने के बाद उन्होंने यह कहा था कि दूसरा जज दे दीजिए, पर बेंच ही बदल गई। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स के अब्राहम थॉमस की रिपोर्ट में ठीक उलट जानकारी मिलती है। जब उमर के वकीलों ने बेंच बदले जाने का विरोध किया तो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ओर से सफाई आई कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जस्टिस AS बोपन्ना कई महीनों तक काम से दूर रहे, इसलिए उनके दफ्तर ने मांग की कि यह केस उनसे वापस ले लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट बार संघ और सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड संघ ने जस्टिस बेला त्रिवेदी को अपनी तरफ से फेयरवेल देने से इनकार कर दिया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इन फैसलों की आलोचना की है। चीफ जस्टिस BR गवई ने भी सार्वजनिक रूप से नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने जो स्टैंड लिया, मैं उसकी निंदा करना चाहता हूं। मुझे काफी तकलीफ हुई है। ऐसे मौके पर एसोसिएशन को इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए था जो किसी एक को टारगेट करता हो, भाव था उनका कहने का। चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि जस्टिस बेला त्रिवेदी हमेशा निष्पक्ष रही हैं, काफी मेहनत करती हैं, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं कर सकता। हम अपनी बात कर रहे हैं, कोर्ट कवर नहीं करते, लेकिन कोर्ट कवर करने वालों ने जो लिखा है उसी से आपको बता रहे हैं, जिससे पता चले कि क्यों वकीलों के संगठनों ने जस्टिस बेला त्रिवेदी के विदाई समारोह का बहिष्कार किया। कई कारण बताए गए, कुछ मुख्य हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर याचिका दायर करने के मामले में जस्टिस बेला त्रिवेदी ने CBI जांच के आदेश दिए। एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया, जबकि दूसरे कोर्ट ने ऐसा नहीं किया, वहां प्रैक्टिस करते रहे। एक केस में पेश हो रहे सभी वकीलों के नाम रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया। जाहिर है हर केस का डिटेल अलग अलग होगा, हम तो केवल बुलेट पॉइंट्स यानी संक्षेप में बता रहे हैं। तो इस वजह से वकीलों में नाराजगी थी कि जस्टिस बेला त्रिवेदी उन्हें राहत नहीं देती हैं। मार्च 2025 में पुदुचेरी के ओरोविल मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसले को जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस PB वराले की बेंच ने पलट दिया और कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ विकास भी जरूरी है, दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए। अब इस बात पर अलग से बहस हो सकती है, होनी भी चाहिए कि यह केवल अदालत की नहीं, सरकार के भीतर की सोच का भी सवाल है। अगर इस लाइन पर पर्यावरण को सुरक्षा नहीं मिली, बैलेंस करने के नाम पर सरकारें कोर्ट की इन बातों का सहारा लेकर बेलगाम हो जाएंगी, जंगलों को साफ कर देंगी कि विकास जरूरी है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट में जज का पदभार संभाला। एक उदाहरण छत्तीसगढ़ शराब घोटाले को लेकर मीडिया में मिला। हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे लेकर लिखा है कि कथित शराब घोटाले संबंधित आरोपियों को दूसरी बेंच से राहत मिली, मगर जस्टिस बेला त्रिवेदी के कोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस बेला त्रिवेदी का तर्क था कि मनी लॉन्ड्रिंग के कानून को 3 जजों की बेंच ने वैध माना है। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत देते समय कैजुअल तरीका अपनाया जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग देश की अखंडता
और संप्रभुता के खिलाफ गंभीर अपराध है। लेकिन इसी सुप्रीम कोर्ट के कई जजों ने, कई कोर्ट ने पीएमएलए के केस में जमानत दी है और ईडी को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। कई बार कहा कि बेल नियम है, जेल अपवाद है। 5 मई को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका ने छत्तीसगढ़ के कथित आबकारी घोटाले के मामले में सुनवाई करते हुए कह दिया, हमने बहुत बार ईडी की शिकायतों में यह देखा है, एक पैटर्न है बिना कोई रेफरेंस दिए हुए आरोप लगा देने का। इस केस में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू आरोपी अरविंद सिंह के संबंध में दस्तावेज नहीं दिखा पाए, जिससे पता चलता हो कि उन्होंने अवैध रूप से 40 करोड़ कमाए। अरविंद सिंह 10 महीने से जेल में है। 25,000 पन्नों के दस्तावेज, 150 से ज्यादा गवाह, 21 आरोपी। कोर्ट ने कहा जमानत देने के लिए 1 साल तक किसी को जेल में रखा जाए, इसका कोई तय पैमाना नहीं है। अदालत से जुड़ी खबरों को संयम के साथ सुनना और बताना पड़ता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी के सामने लाए गए मामले और फैसलों की समीक्षा का दौर लंबा चलना चाहिए। हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के रिटायर होने के बाद से जजों के कार्यकाल की सार्वजनिक समीक्षा आकार ले रही है। पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल पर कितने लेख लिखे गए, उनके कार्यकाल की सराहना पर उनकी आलोचना भारी पड़ती जा रही है। फ्रंटलाइन में सोनी मिश्रा और सौरभ दास, इंडियन एक्सप्रेस में पूर्व हाईकोर्ट जज रेखा शर्मा, वकील प्रशांत भूषण, द हिंदू में कृष्णदास राजगोपाल, कितनी जगहों पर चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल की सराहना छपी है। उनका कार्यकाल 6 महीने का था, लेकिन कई लेखों में इस बात को रेखांकित किया गया है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों का विश्वास पहले से बेहतर हुआ और बढ़ा है। द हिंदू अखबार में कानून के मामलों को कवर करने वाले कृष्णदास राजगोपाल ने जस्टिस संजीव खन्ना पर एक लेख लिखा है। लिखते हैं कि संजीव खन्ना के आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हर रोज अखबारों में दिखाई देते थे। वे शानदार भाषण देते थे, कैमरा पर क्रिसमस कैरल गाते थे और उनके कार्यकाल के दौरान फिल्म जगत के लोगों को अदालत आने का न्योता मिला। दूसरे देशों के जज आकर सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई देखा करते थे। भारत का सुप्रीम कोर्ट जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के कार्यकाल में ग्लोबल लगने लगा। राजगोपाल आगे लिखते हैं कि यह सब 11 नवंबर 2024 को बदल गया, जब जस्टिस खन्ना ने चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ग्रहण ली। उन्होंने शपथ ली, ऑर्डर पर दस्तखत किए, हाथ जोड़कर ऑडियंस का नमन किया और हल्का सा मुस्कुराकर अपनी सीट पर बैठ गए। उसी दिन 11 बजे कोर्ट वापस काम पर लग गया। राजगोपाल लिखते हैं कि कोर्ट रूम में शालीनता आ गई, सादगी आ गई। जस्टिस खन्ना बहुत कम बोलते थे। कभी कभी अगर किसी वकील से मतभेद होता तो नो नो कहते थे। उनकी शपथ की शाम के दिन कृष्णदास राजगोपाल ने चीफ जस्टिस खन्ना का इंटरव्यू लेने की कोशिश की, मगर उसकी जगह सुप्रीम कोर्ट से एक आधिकारिक बयान जारी हुआ, यानी सबके लिए। इस पर चीफ जस्टिस का नाम नहीं था, केवल यह लिखा था कि न्यायपालिका नागरिकों के अधिकार और विवादों के निपटारे के प्रति प्रतिबद्ध है और जिम्मेदार है। राजगोपाल लिखते हैं कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना कोर्ट से अलग अपनी आवाज नहीं सुनाना चाहते थे। प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल के बारे में लिखा है, अपने कार्यकाल में जस्टिस खन्ना ने जिस तरह से बेंचों को मामलों का आवंटन किया, वह पहले के मुकाबले ज्यादा तार्किक था और ज्यादा फेयर था। एक राय यह भी है कि पूजा स्थल अधिनियम और वक्फ संशोधन कानून को लेकर और कड़ी कार्रवाई की जा सकती थी, मगर उनके अंतरिम आदेशों ने भी काफी राहत दी। प्रशांत भूषण लिखते हैं, उनसे पहले रहे चीफ जस्टिस के कार्यकाल के दौरान ऐसा भी देखा गया कि अदालत कार्यपालिका के सामने झुक रही थी, मगर जस्टिस खन्ना ने पूजा स्थल अधिनियम के मामले में जो आदेश दिए, उसने ऐसे बहुत से दावों पर रोक लगा दी जो सदियों पुरानी मस्जिदों के धार्मिक किरदार को बदलना चाह रहे थे। हाल के समय में न्यायपालिका के लिए शायद सबसे चुनौतीपूर्ण घटना थी जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के प्रांगण में आग लगने पर नोटों के बंडल का पाया जाना। भ्रष्टाचार और पारदर्शिता की कमी के सवाल तेजी से उठे। जवाब में चीफ जस्टिस खन्ना ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सबके लिए डाल दिया। साथ में फोटो और वीडियो भी प्रकाशित कर दिया गया। एक इन हाउस इंक्वायरी बिठाई गई, रिपोर्ट को कॉन्फिडेंशियल रखा गया, मगर यह जानकारी दी गई कि उसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। इसके बाद फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की संपत्तियों का खुलासा किया जाएगा। कृष्णदास राजगोपाल बताते हैं कि इसके अलावा कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित नामों की सूची
और नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में भी एक दस्तावेज जारी किया गया। इस सब से कोर्ट की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ी है। अगर जस्टिस बेला त्रिवेदी ने यह कहा कि कोर्ट में विचारधारा की विविधता नहीं होने से कानून की प्रक्रिया में अनिश्चितता पैदा होती है, तो यह भी सुनिए कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने वक्फ मामले में सुनवाई के समय सरकार के वकील से क्या कहा था। यही कि जब हम यहां बैठते हैं हम अपना धर्म खो देते हैं, हम पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष होते हैं। इस एक बात से चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपना नाम और कद ऊंचा नहीं किया, बल्कि उस संस्थान की ऊर्जा बढ़ा दी जिसकी रोशनी जरा सी कम होती है तो लाखों लोग मायूस हो जाते हैं। पत्रकार सौरभ दास ने अपने लेख में लिखा है कि संजीव खन्ना के रूप में भारत को ऐसा चीफ जस्टिस मिला जिसने कम काम किया मगर जो झुके भी कम। लेकिन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कई अन्य मामलों में भी लोगों का विश्वास जीता है। रिटायरमेंट के बाद पत्रकारों से मुलाकात के दौरान उन्होंने कह दिया वे अदालत छोड़ने के बाद और कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसा कोई आदेश नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों को रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लॉयमेंट से रोके। इसी अदालत से रिटायर होकर जज राज्यसभा के सांसद भी बनाए गए और ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष भी। मगर पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कह दिया मैं कानून के क्षेत्र में काम करूंगा पर कोई भी सरकारी नियुक्ति स्वीकार नहीं करूंगा। न्यायपालिका के काम का संबंध जनता के विश्वास से है, उसके हर फैसले से विश्वास प्रभावित होता है, डोलता है और मजबूत भी होता है। न्याय देने के मामले में वह जितना तटस्थ और तत्पर होगी, जनता के बीच विश्वास का स्तर उतना ही ऊंचा होगा। न्यायपालिका को भी पता है उसकी अंतरात्मा भले ही अदालत की इमारतों में भटकती हो, लेकिन उसका अस्तित्व जनता की अदालत में होता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।